हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 ओल्ड जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का आता है उसका मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले जो है मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस और हिस्ट्री करा दिया है और 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की जो है न्यू वो कंप्लीट हो गई है। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है और साइंस की भी एनसीईआरटी मैंने करा दिया है 7th क्लास की और उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं चैनल पे। और ये जो है 7th क्लास की जो है ओल्ड एनसीईआरटी आती है, ये उसका है पूरा जो है इसमें मैं एक ही वीडियो में जो है पूरा चैप्टर आपको करा दूंगा, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा ताकि आपकी जो है तैयारी करने में आसानी हो और आप यहाँ से जो है एक ही वीडियो में जो है पूरा मध्यकालीन भारत जो है ये 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी का चला रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी कराऊंगा 12 तक और उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री बुक से जो है जो भी बेस्ट सप्लीमेंट्री बुक होगा उससे भी मैं तैयारी करवाऊंगा। और एक जो है मैंने डाल दिया है 7 घंटे का लेक्चर, उसमें कंप्लीट हिस्ट्री है, घटनाचक्र दृष्टि जो आता है, चित्रात्मक प्रस्तुत जो होता है उसका जो है पूरा एक ही लेक्चर में जो है उसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न जो है शामिल है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया गया है, समझा कर दिया गया है। वन लाइनर में नहीं है, वो वन लाइनर को जो है एलाबरेट करके दिया गया है, तो वो आप जरूर देखिएगा, चैनल पे है। तो उसमें जो है कंप्लीट आपकी तैयारी जो है इतिहास की हो जाएगी और साथ साथ जो है आप इसकी करते रहे, यह एनसीईआरटी को पढ़ते रहे। इसके बाद जो है जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको स्पेक्ट्रम से भी आपकी तैयारी करवा दूंगा और जो है साइंस का जो चल रहा है चल ही रहा है और उसके बाद जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी जो है एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इससे जो है आपकी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 68 बीपीएससी में भी और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी वगैरह में भी एनसीईआरटी का काफी वेटेज होता है और वहां से जो है क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, बीपीएससी में भी पूछ रहा है, वन लाइनर नहीं पूछ रहा है। हिस्ट्री और साइंस वगैरह में भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आप पढ़े होंगे तो उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया आज का तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो है पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो टेलीग्राम का जो नाम है इसी चैनल के नाम से है ISPCS होम, और जो है आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर जो है किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, इंस्टा, जहां पे भी आप हैं वहां पे इसे शेयर कर सकते हैं चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करेंगे जो आज का जो है मध्यकालीन भारत का जो है देखते हैं। पहला एमसीक्यू फॉर्मेट में है और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा जहां पे एक्सप्लेन करना होगा, ताकि आपका कोई भी चीज, आपको कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मध्यकाल में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्यकाल भारत से संबंधित जो है स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं क्या स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही गलत है। तो भारत में बोले जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ है। तो ये जो है जितने भी भाषाओं का जो विकास हुआ है वो मध्यकाल में हुआ है, ये कथन सही है। वर्तमान काल की जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं उसका विकास मध्यकाल में हुआ, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन साहित्य आरंभ में तार पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए, पर 13वीं सदी से ये कागज पर लिखे जाने लगे। तो ये भी सही है कि ये जो पहले है कि भोजपत्र और तार पत्रों पर जो है लिखा जाने लगा और जो है लेकिन बाद में जो है 13वीं सदी से जो है ये कागज पर लिखे जाने लगा। तो ये कथन भी सही है। सबसे पहले कागज जो है चाइना में जो है इसका आविष्कार हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे जो है बाकी जगह फैल गया और पुर्तगालियों ने जो है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने इसका आविष्कार किया, भारत में जो है यूज किया था, उपयोग किया था। तो पहले जो है भोजपत्र या तार पत्र पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था, लेकिन बाद में जो है इसको कागज पे 13वीं सदी में कागज पे लिखे जाने लगा। इसमें दोनों कथन जो है सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों का शासन आया था, इसके पश्चात बगदाद को अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। तो पहला कथन है कि पहले जो 4 खलीफा आए, इस्लाम में खलीफा आए और उसके बाद जो है जब हजरत मोहम्मद साहब जो है उनका जो है इंतकाल हो गया, उसके बाद जो है खलीफा ने शासन किया। तो उसके बाद जो है कहा गया कि पहले 4 खलीफा के बाद जो है उमैयदों का शासन आया, 4 खलीफा ने किया और उसके बाद उमैयदों का शासन आया। तो उसके पश्चात जो है अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। तो ये कथन सही है कि पहले ये जो है उमैयदों का शासन आया, फिर अब्बासी जो है खलीफा आए। नेक्स्ट है, हारून रशीद उमैयद खलीफाओं में से थे। तो हारून रशीद जो है वो
उमैयद के खलीफा में से थे, तो नहीं, ये हारून उमैयद के खलीफा में से नहीं थे, बल्कि वो जो थे अब्बासियों में थे और वो बगदाद के खलीफा थे। तो ये जो कथन है वो गलत है, ये बगदाद के खलीफा थे और अब्बासियों में से थे। उमैयदों ने दमिश्क से शासन किया, तो ये कथन सही है कि उमैयदों ने दमिश्क से शासन किया। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है। तो इसमें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 3। इस्लाम जो है शुरू हुआ था 570 ईस्वी में जो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है से स्टेटमेंट है, देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन गलत है। तो पहला है, 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। तो ये कहा गया है कि 9वीं शताब्दी में जो है अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, तो ये गलत है। अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में जो है वृद्धि नहीं हुई बल्कि घट गई और बहुत सारे प्रांतों में जो है से उनका जो है राज्य वो विभाजित हो गया था। तो ये कथन जो है वो गलत है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ था। तो ये कथन सही है कि 15वीं शताब्दी के जो है और 16वीं शताब्दी के यूरोप में जो है विद्या का विकास यानी एजुकेशन के जो डेवलपमेंट में है अरब निवासियों का बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त काफ़ी जो है से फिलोसफर वगैरह जो है अरब में जन्म लिए, तो और वो जो है यूरोप की तरफ भी गए, तो और उन्होंने यूरोप में जो है विद्या का विकास किया। तो ये कथन सही है। तो ऑप्शन 2 जो है सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है कि बारूद, कागज और कपास कुतुबनुमा बनाने की तथा छापने की कला आदि सब चीन से यूरोप पहुंचा। तो ये कथन सही है कि ये सारी चीजें जो है बारूद, कागज और कुतुबनुमा बनाने की जो है विधि जो है ये चीन से जो है यूरोप पहुंचा था सबसे पहले। और जो है से ये भी सिल्क वगैरह भी जो बनाने की विधि जो है वो चीन से ही दूसरी जगह पहुंचा था। मंगोलों ने इस्लाम धर्म को अस्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मानने वाला बना दिया। तो ये भी कथन सही है कि मंगोल का जो शासक था चंगेज खान, और उसके बाद जो कुछ शासक आया तो चंगेज खान का पोता वगैरह जो था उसने जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, और इसी वजह से जो है मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को जो है इन लोगों ने इस्लाम धर्म मानने वाला बना दिया था, उसके कुछ जातियों को जो है। चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। तो ये कथन जो है वो गलत है। केवल रेशम मार्ग का प्रयोग नहीं होता था। चीन के व्यापारी जो है व्यापार के लिए रेशम मार्ग का प्रयोग करते ही थे, रेशम मार्ग, और साथ साथ जो है अन्य मार्ग जो है उसका भी प्रयोग करते थे। मतलब कि जो है से पानी का मार्ग जो है उसका भी प्रयोग करते थे, और जो है से पानी के रास्ते का भी प्रयोग करते थे, और भी दूसरी जो है ये जो है रोड वगैरह का प्रयोग करते थे। तो ये कथन जो है वो गलत है। केवल जो है रेशम मार्ग का प्रयोग नहीं करते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसमें केवल सही है। अब नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के राज्य 800 से 1200 ईस्वी तक। तो 800 से 1200 ईस्वी तक जो है दक्षिण भारत के राज्य के बारे में है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है दक्षिण में साउथ इंडिया के बारे में। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी अर्धभागों के मध्य अधिक निकटता के संबंध के कारण थे। तो ये कह रहा है कि इसका कारण क्या था कि प्राचीन काल के अपेक्षा जो है मध्यकाल में भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में जो है ज्यादा निकटता थी। इसका क्या महत्वपूर्ण कारण था? तो पहला है कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्य ने अपने राज्य गंगा घाटी तक स्थापित करने के लिए प्रयास किए। तो ये सही है कि दक्षिणी भारत के जो है उत्तरी राज्य जो है वो क्या किया कि गंगा घाटी तक जो है अपना राज्य स्थापित करने में चोल राजेंद्र चोल जो था वो गंगा घाटी तक भी या गंगा कोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की। तो ये जो है से प्रयास किया, गंगा घाटी तक अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया दक्षिण भारत के जो राज्य हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। तो दक्षिण भारत का जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था वो उत्तर भारत को भी इसने प्रभावित किया। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि इसका धार्मिक आंदोलन जो है उत्तर भारत में भी फैला। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन ये जो है से उत्तर भारत में भी जाकर फैला। तो इस वजह से जो है दोनों में निकटता बढ़ी। तो ये भी कथन सही है। दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गए। तो ये कथन गलत है। तो दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण जो है उत्तर भारत में आकर नहीं बस गए, बल्कि उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण जो है दक्षिण भारत में आकर बस गए थे। तो ये कथन जो गलत है। इसमें कथन 1 और 2 जो है वो सही है। तो कह रहा सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर कौन है? तो ऑप्शन ए और 2। उसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो साउथ इंडियन जो टेरिटोरी है, स्टेट है, उसके बारे में दिया गया है कि क्या है। पहला जो कथन है कि 10वीं सदी में दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में
राष्ट्रकूट स्वार्थिक महत्वपूर्ण राज था। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट जो है एक महत्वपूर्ण राज था। तो ये कथन सही है, राष्ट्रकूट जो है काफी महत्वपूर्ण राज था। दक्षिण भारत के चोल शासकों का राज्य तंजौर के आसपास विस्तृत था। तो दक्षिण भारत के जो है चोल शासकों का जो राज्य है वो तंजौर के आसपास का क्षेत्र जो है उसमें जो है इसका क्षेत्र था। चोल शासकों का राज्य जो है तंजौर के आसपास का क्षेत्र था। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों का राज्य आधुनिक मैसूर क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में था। तो ये भी कथन सही है कि पांड्य का जो राज था वो चोल के दक्षिण में था। जो अभी का मैसूर क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मैसूर क्षेत्र है उसमें जो है पांड्य का राज था। 12वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में कई नए राज्य का उदय हुआ जो परस्पर चोल शासकों से प्रतिस्पर्धा करते रहे। तो ये भी कथन सही है कि बहुत सारे जो है से नए नए राज्य जो है 12वीं सदी में जो है से उत्पन्न हुआ, बहुत सारे राज्यों में बट गया और जो हमेशा चोल शासकों से जो है लड़ते रहे। जैसे कि आपको चालुक्य वंश, उसके बाद यादव वंश, देवगिरी में काकतीय वंश, वारंगल और होयसल जो है होयसल वंश है, द्वार समुद्र जो आधुनिक मैसूर है उसमें होयसल वंश था। तो ये सारे राज्य जो है से चोल शासकों से लगातार जो है संघर्ष में करते रहते थे। तो ये इसमें जो है चारों कथन जो है वो सही है। तो उपयुक्त सभी जो कथन है वो सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल के बारे में दिया गया है, देखते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन गलत है। तो चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख थे। तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो विजयालय चोला ने इसकी स्थापना की थी। तो ये कथन सही है। चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया था। तो परांतक प्रथम ने जो है पांड्य राज्य को जो है इसने हराया था। ये भी कथन सही है। तो इसका दोनों कथन सही है। चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया। तो राजराज प्रथम ने जो है समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आक्रमण करके उसको कब्जा भी किया था। तो ये कथन भी सही है। राष्ट्रकूट राज कृष्णदेव द्वितीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। तो प्रांतक प्रथम को जो है लेकिन राष्ट्रकूट का राजा था कृष्णदेव तृतीय, उसने जो है प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। तो ये कथन भी सही है। इसमें चारों कथन सही है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोला ने किया था। 1846 ईस्वी में जो है इसने इसकी स्थापना की थी। तो इसमें चारों कथन जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चोल शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में कथन है उसके बारे में देखते हैं। राजा का पुत्र था राजेंद्र प्रथम, काफी प्रभावशाली राजा था। राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा के रास्ते गंगा नदी के तटीय राज्य बंगाल तक आक्रमण किया। तो राजेंद्र प्रथम ने ऐसा किया, ये कथन सही है कि उसने जो है गंगा नदी के तटीय राज्य तक जो है उसने आक्रमण किया। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के अंतर्गत उसने श्री विजय का पराजित किया। तो ये कथन भी सही है कि दक्षिण पूर्व जो है अभियान में जो है दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के अंतर्गत में उसने जो है श्री विजय को जो है उसने पराजित किया था। तो ये दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो वही चीज है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है चोल की प्रारंभिक राजधानी थी। तो चोल की जो है प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चोल की जो प्रारंभिक राजधानी वो थी तंजौर जो है चोल की प्रारंभिक राजधानी थी। जो चोल जो है सबसे पहले, बाद में जो है कांचीपुरम भी इसकी राजधानी हुई, लेकिन सबसे पहले जो राजधानी थी वो तंजौर थी। नेक्स्ट है चोल शासन प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल के शासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। तो चोल में जो है राजा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, ये कथन सही है, सेंट्रलाइज्ड था। राज्यों को प्रांतों को वलनाडु और वलनाडु को गांवों में विभाजित किया गया था। तो ये भी कथन सही है कि प्रांतों को वलनाडु और वलनाडु को गांवों में जो है उसमें विभाजित किया गया था। तो ये दोनों कथन जो है इसको ये सही है। उसके बाद है ग्राम प्रशासन चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन व्यवस्था थी। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी महत्वपूर्ण प्रशासन विशेषता थी। तो ये भी कथन सही है कि जो है ये जो है शक्तिशाली राजा था, लेकिन जो है विलेज में बांट दिया गया था और वहां जो है लोगों को जो है एक मुखिया स्थापित कर दिया गया था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, और वही जो है देखरेख उसका करता था। तो ये कथन भी सही है।
चोलों की आय के प्रमुख साधन युद्ध से जीती हुई राशि होती थी, तो ये कथन गलत है। चोलों का जो है प्रमुख साधन जो है वो युद्ध से जीती हुई राशि नहीं, बल्कि भूमि से जो कर प्राप्त होता था वो था, भूकर जो था वो मुख्य स्रोत था आय का। तो 1, 2 और 3 जो है इसमें केवल सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है चोल काल के समाज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल काल के बारे में जो है दिया गया है, तो पहला देखते हैं क्या है कि चोल काल में ब्राह्मण सामान्य लोग थे जिन्हें राजा से भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे। ये कथन सही है कि चोल काल में जो है ब्राह्मण जो है सामान्य लोग थे और इनको जो है भूमि उपहार में दिया जाता था। चोल व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया तक व्यापार करते थे, तो ये भी कथन सही है कि चोल व्यापारी जो थे वो दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया तक जो है वो व्यापार करते थे, या ये इतने दूर दूर तक जो है व्यापार करते थे, तो ये दोनों कथन सही है। शूद्रों की स्थिति इस समय मजदूर और किसानों से बेहतर थी, तो ये कथन जो है वो गलत है। शूद्रों की स्थिति जो थी इस समय बेहतर नहीं बल्कि और खराब हो गई थी। शूद्रों के वर्ण व्यवस्था के हिसाब जो है शूद्र को सबसे उसमें जो है इस वक्त जो है पहले जो है कर्म के आधार पर जो था मतलब कि जाति जो थी, जाति व्यवस्था वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे ये और ज्यादा जो है से मजबूत हो गया और जो है इसको जो है से कर्म के आधार पर कर दिया गया और शूद्रों की स्थिति जो है और खराब हो गई थी, बदतर हो गई थी इस चोल काल के दौरान। ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम मणि ग्रामम कहलाते थे, तो ये भी कथन गलत है कि ब्राह्मणों को दान दिए गए जो ग्राम होते थे वो मणि ग्रामम नहीं बल्कि ब्रह्मदेह कहलाते थे। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। मणि ग्रामम क्या होता था, वो जो है व्यापारियों का जो समूह होता था उसको मणि ग्रामम कहते थे। व्यापार मंडल बनाते थे व्यापारी खुद मिलकर, उसको मणिग्रामम कहते थे। ब्राह्मणों को जो दान दी जाती थी भूमि उसको ब्रह्मदेह कहते थे, ब्रह्मदेह। तो केवल जो ऑप्शन 1 और 2 जो है इसमें सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट है कि 1077 ईस्वी में कोलुतुंग वन के शासनकाल में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए किस देश भेजा गया था। तो कोलुतुंग वन ने जो है 1077 ईस्वी में जो है 72 व्यापारियों को जो है व्यापार बढ़ाने के लिए जो है वो किस देश भेजा था, तो उसने जो है चीन भेजा था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, चीन जो है उसने भेजा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण भारतीय मंदिर की विशेषताओं पर विचार कीजिए। दक्षिण भारतीय मंदिर जो थी वो द्रविड़ शैली की मंदिर थी, उसके बारे में लिखा गया कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है कौन गलत है, देखते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की प्रमुख केंद्र होते थे, तो ये कथन जो है सही है कि वो आर्थिक इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल लाइफ का जो है एक इम्पोर्टेंट जो है सेंटर था दक्षिण भारत का मंदिर। वहाँ पे सारी जो है से व्यवस्था होती थी, वहाँ पे सारा जो है क्रिया चलता था, वहाँ पे आर्थिक क्रिया भी चलती थी, सामाजिक लोग जो है वहाँ पे बैठ के जो है सामाजिक बात करते थे और सांस्कृतिक भी झलकती थी दक्षिण भारत के मंदिर में। इन मंदिरों के एक प्रांगण गोपुरम और मध्य भाग में एक ऊंचा शिखर बनाया गया था। तो एक जो है से प्रांगण होता था, एक गोपुरम होता था और मध्य भाग में जो है से ऊंचा शिखर बनाया जाता था, तो ये भी कथन जो है वो सही है। भाई ये क्या होता था कि शिखर क्या है कि शिखर जो है जो इसके जो गिरफ गिरा होती है जहां पर जो है मंदिर रखे जाते हैं उसके ऊपर जो है शिखर बनाया जाता था और जो है ये गोपुरम जो है प्रवेश द्वार होता था, उसको जो है गोपुरम कहते हैं। इसमें जो है दक्षिण भारत के मंदिर में गोपुरम को जो है प्रवेश द्वार किया जाता था। और प्रांगण में क्या होता था कि छोटे छोटे जो मंदिर बनाए जाते थे प्रांगण में, वहां पे जो है और दूसरे देवी देवताओं के जो है मूर्ति रखी जाती थी, तो ये जो है ये भी कथन सही है। इस काल की मूर्तियां पत्थर या कांसे की बनी होती थी, तो इस काल की जो मूर्ति है वो पत्थर और कांसे की बनी होती थी, ये भी कथन जो सही है। और आपने देखा होगा कि नटराज की जो मूर्ति है, शिव के तांडव रूप की जो मूर्ति है, कांसे की मूर्ति जो है इसकी जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण है चोल काल की मूर्ति कला की, और इसी वजह से जो है इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो 1 और 2 तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कंबन की रामायण किस भाषा में अनुवाद किया गया है। तो कंबन का रामायण जो है वो ओरिजिनल जो है संस्कृत में लिखा गया और इसको किस भाषा में जो है ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया, तो इसको जो है किया गया वो है तमिल में। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, तमिल में जो है इसका अनुवाद किया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय धार्मिक विशेषताओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो धार्मिक विशेषताओं के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट, देखते हैं। तो इस क्षेत्र में
लिंगायत एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसका संस्थापक बासव था। तो ये कथन सही है कि लिंगायत जो था वो एक महत्वपूर्ण जो है संप्रदाय था जिसका जो संस्थापक था वो बासव था। और अभी येद्रप्पा वगैरह जो है वो कर्नाटक में वो लिंगायत ही संप्रदाय से संबंधित है। शंकराचार्य और रामानुज दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो ये भी कथन सही है कि शंकराचार्य और रामानुज जो है वो दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध जो है दार्शनिक हुए। और शंकराचार्य का जन्म जो है वो 8वीं शताब्दी में हुआ था, केरल के रहने वाले थे और उन्होंने जो है अद्वैत दर्शन का जो है से प्रतिपादन किया था। और जो है से रामानुज जो है वो 11वीं शताब्दी में हुए और उनका जन्म जो है श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। तो ये कथन जो है से दोनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब आ गया है दोस्तों ये तीसरा चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे कि तीसरा चैप्टर जो है वो क्या है। तो 2 चैप्टर जो है हो चुका हमारा और अब तीसरा चैप्टर हम देखते हैं कि उत्तर भारत के त्रिदलीय संघर्ष में कौन सा राज्य सम्मिलित था। तो ट्राइपाइटेट स्ट्रगल जो हुआ था उत्तर भारत में कन्नौज को लेकर हुआ था। और उसमें जो है कौन कौन राज्य शामिल था। तो उसमें जो शामिल था वो था आपको राष्ट्रकूट शामिल था, पाल शामिल था, चोल नहीं शामिल था, प्रतिहार शामिल था। 1, 2 और 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो कन्नौज के लिए संघर्ष था और प्रतिहार जो है वो दक्षिण राजस्थान के भाग में जो है वो उसका जो है ये था राज शासन करते थे। और पाल समाज जो है वो आपको बंगाल वगैरह पे जो है गोपाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। और जो है राष्ट्रकूट जो है वो दक्कन के जो है उत्तर पश्चिम भाग पे जो है शासन करते थे। काफी प्रभावशाली राज्य था राष्ट्रकूट का। तो और इसमें जो है से आपको जो है से लास्ट में जो है प्रतिहार को जो है इसमें सफलता मिली कन्नौज पे जो है से विजय अपना जो है राज स्थापित करने का। नेक्स्ट है प्रतिहार राजा भोज ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। तो प्रतिहार राजा भोज जो थे वो एक काफी जो है से प्रभावशाली राजा थे और उन्होंने किस धर्म का जो है ये क्या नाम है किस धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया। तो उन्होंने जो है वैष्णव धर्म को जो है उसने संरक्षण प्रदान किया था। मतलब कि विष्णु के जो है उपासक थे और उन्होंने जो है एक सिक्का भी जारी किया था विष्णु के अवतार बढ़ा के चित्र जो है उस पे मिलते हैं जो। और उसने जो है आदि बढ़ा की उपाधि जो है आदि बढ़ा की उपाधि जो है उसने धारण की थी। क्या नाम है ये आपको भोज राजा भोज जो है उसने आदि बढ़ा की उपाधि भी इसने धारण की थी। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकाल के राजपूत वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजपूतों के बारे में दिया गया है पूर्व मध्यकाल के अर्ली मिडाइवल पीरियड के बारे में, राजपूत के बारे में, उनसे जो है देखते हैं। तो राजपूत वंशों में परिहार, चौहान, सोलंकी और परमार 4 प्रसिद्ध वंश हुए। तो ये कथन सही है कि ये जो राजपूत वंश में जो है ये 4 प्रसिद्ध वंश हुए थे। ये राजपूत वंश अपने आप को अग्निकुल का मानते थे। तो ये जो राजपूत वंश है अपने आप को अग्निकुल का मानते थे। ये भी कथन सही है कि राजपूत वंश जो है अपने आप को अग्निकुल का मानते थे। चौहानों ने तोमर वंश को पराजित कर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये कथन सही है कि चौहान ने जो है से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को जो है अपने राज्य में मिला लिया था तोमर को पराजित करके। तोमर जो है तोमर शासक ने जो है से 736 ईस्वी में जो है से दिल्ली की स्थापना की थी और उसके बाद में जो है से चौहान ने इसको पराजित करके इसको जो है अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। तो वो थे चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई जो है इसके लेखक थे। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो ये कथन सही है कि महमूद गजनी जो है वो भारत पे 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वो सफल रहा। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था सोमनाथ पे 1025 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया था और काफी धन दौलत लूट के गया था। और इसका सबसे आखिरी आक्रमण जो था वो 1027 ईस्वी में था। जाटों के विरुद्ध जो है इसने आक्रमण किया था और सबसे पहली बार 1000 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया था। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये कथन वो गलत है। वो भारत से जो है से धन प्राप्त करना चाहता था ताकि जो उसकी विशाल सेना है उसको जो है से सुसज्जित कर सके और उसकी जो है से देखभाल कर सके, उसको जो है सही टाइम पर जो है से सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर सके। वो इसलिए जो है धन प्राप्त करने की लालसा से जो है वो भारत पे आक्रमण करता था, न कि अपनी शासन स्थापित करने के लिए। तो ये कारण जो है वो गलत है, कथन जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है परंतु आर गलत है।
नेक्स्ट है महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम है। तो फिरदौसी के पुस्तक का नाम क्या है? महमूद गजनवी के रहने वाले जो है, तो उसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। फिरदौसी ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है, महमूद गजनवी का जो है ये था, और उसका पुस्तक का नाम जो है वो शाहनामा है। और किताबुल यामनी का जो लेखक था वो था उतबी, ये भी महमूद गजनवी का जो है दरबारी कवि था। तारीख सुबुतगीन और किताबुल यमनी जो है इसी ने लिखा था। और किताबुल हिंद या तारीख हिंद जो है किताब, वो अल-बिरूनी ने लिखा था, और वो महमूद गजनी के साथ जो है भारत भी आया था 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो 1192 में जो है क्या हुआ था? तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था, और इसमें जो है किस शासक ने जीता था? तो मोहम्मद गौरी। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। 1192 में जो है मोहम्मद गौरी को जो है इसने तराई के द्वितीय युद्ध में, दूसरे तराई के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और 1191 में जो है तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान से, और उसके बाद दोबारा जो है लड़ाई हुई जब 1192 में, तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई, और उसी के बाद से जो है तुर्क सत्ता जो है भारत में स्थापित हो गया था। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, उसमें जो है उसने जयचंद को पराजित करके जो है दिल्ली वगैरह पे कब्जा कर लिया था, और उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है कि तुर्कों के भारत विजय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो तुर्क ने जो भारत विजय किया उसके बारे में दिया गया है, उससे क्या जो है से निकल कर आया, उसका क्या परिणाम निकल कर आया, तो देखते हैं। तुर्कों के विजय इस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम थी। तो ये कथन सही है कि तुर्कों की विजय जो हुई इसी वजह से हुई कि भारत में जो है राजनीतिक उथल पुथल थी, और जो है सामाजिक परिस्थिति भी थी, वर्ण व्यवस्था वगैरह जो था उस तरह का था, जिसकी वजह से जो है उसको आसानी हुआ भारत पे विजय करने पड़ा। एक दूसरे से जो है राजपूत राज्य जो था वो एक दूसरे से जो है संबंध अच्छे नहीं थे। इस समय सामंतीकरण अधिक बढ़ जाने से तुर्कों को भारत में किसी केंद्रीकृत सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो ये भी कथन सही है कि सामंतीकरण जो है मतलब फ्यूडलिज्म जो है काफी बढ़ गया था, और अलग अलग जो है लोग जो है सामंत जो है अपना अपना राज्य स्थापित कर लिए थे, जिसमें से कोई सेंट्रलाइज जो है रूलर नहीं था, कोई बहुत शक्तिशाली सेंट्रलाइज रूलर नहीं था, जिसकी वजह से जो है तुर्क को जो है आसानी हो गई भारत पे अपना राज्य स्थापित करने का, और जो है उसको जो है युद्ध में भी जो कोई एक साथ मिलकर नहीं लड़े, और इसकी वजह से आसानी हो गई। बल्कि ये जो है भारतीय राजा जो थे वो तुर्कों का ही उन्होंने साथ दिया था, मोहम्मद गौरी का ही साथ दिया था। तुर्क आक्रमण के समय भारतीय राज्यों को अपनी ही प्रजा का अपेक्षापूर्ण सहयोग नहीं मिला। तो ये भी कथन सही है कि इसका जो है तुर्क आक्रमण के समय जो है भारतीय राजाओं को जो है अपने प्रजा का ही सहयोग नहीं मिला था। तो इस वजह से भी जो है सहयोग नहीं मिला, और वो चाहते थे इसको हटाना। तो ये तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको आंसर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है विक्रम देव सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित है पूछा गया है। तो विक्रम देव चरित्र कलहन, तो ये गलत है, इसको जो है विल्हन ने लिखा था। राज तरंगनी, तो ये विल्हन, ये भी गलत है, इसको कलहन ने लिखा था, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में है। गीत गोविंद, तो जयदेव, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, ये कथन सही है। कथा सरित सागर सूरदास, ये भी गलत है, कथा सरित सागर सूरदास नहीं बल्कि सोमदेश ने, सूरसागर वगैरह सूरदास ने लिखा था, कथा सरित सागर जो है सोमदेव ने लिखा था। तो ये कथन जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीत गोविंद जयदेव। नेक्स्ट है, मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 800 से 1200 ईस्वी में धार्मिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में पूछा गया है। इस समय बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ। तो ये कथन सही है कि इस समय जो है बौद्ध धर्म का जो है कुछ सीमा तक पतन हुआ, क्योंकि जो है भक्ति आंदोलन वगैरह भी शुरू हो गया था और इस्लाम भी आ गया था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का जो है कुछ सीमा तक पतन हुआ, और राजा का संरक्षण जो है बौद्ध धर्म को कम प्राप्त होने लगा। पाल वगैरह जो है वही उसी के क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। उत्तर भारत में वैष्णव और शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग की संख्या में वृद्धि हुई। तो ये भी कथन सही है कि उत्तर भारत में जो है वैष्णव और शैव संप्रदायों को मानने वाले भक्ति आंदोलन के कारण जो है इसकी जो है वृद्धि हो गई। नैनार अलवार संत ने जो है इसको फैलाया। तो ये दोनों कथन जो है वो सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों कथन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है सूची एक मंदिर दिया गया और स्थान कौन मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो वो हम लोग देखेंगे।
तो पहला जो है सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो है कोणार्क में जो है, ब्लैक पगोड़ा भी जिसको कहा जाता है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये भी जो है उड़ीसा में ही है लिंगराज मंदिर। जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है, जैन मंदिर जो है आबू पर्वत पे है, माउंट आबू में, और ये सफेद संगमरमर से मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर तो ये खजुराहो में स्थित है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, और इसको चंदेल ने बनाया था, चंदेल शासकों ने। तो इसका जो है ए का 2, बी का 1, सी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकाल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। तो 800 से 1200 ईस्वी में जो है से वो चित्रकला की कौन सी जो शैली थी जो मुगल काल में काफी प्रसिद्ध हुई, तो वो जो शैली थी वो थी लघु चित्र। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मिनिएचर जो था वो काफी प्रसिद्ध हुआ इस काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगलों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा युग जो है से यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत राज्य है और उसका वर्तमान क्षेत्र जो है वो सही है कि नहीं, तो वो देखा गया है। तो चंबक मध्य भारत, तो चंबक जो है मध्य भारत नहीं, ये गलत है, ये हिमालय के क्षेत्र में चंबक था। जो अभी का वर्तमान क्षेत्र है वो हिमालय के क्षेत्र में चंबक था उस टाइम मध्यकालीन भारत का। दुर्गरा जम्मू कश्मीर, तो ये सही है, दुर्गरा जो है वो जम्मू कश्मीर में था। कुलूत मालाबार, तो ये गलत है, मालाबार नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जो है वो जगह जो है कुलूत के नाम से था। तो इसमें जो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान। तो अब आ गया हमारा दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चौथा चैप्टर है। तो क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश थे। तो दिल्ली सल्तनत का जो है प्रारंभिक शासक जो है वो किस वंश के थे, तो प्रारंभिक शासक जो थे वो थे ममलूक वंश। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहते हैं, वो इसी के शासक थे। और इसकी जो स्थापना जो है से कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था, और उसने जो है से गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसका जो है से इसने अपनी राजधानी जो है से लाहौर बनाई थी। और बाद में जब इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी, चौगान खेलते हुए गिर गया था घोड़े से, और उसके बाद मृत्यु हो गई थी। तो इल्तुतमिश जो है इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। इसने सबसे पहले तो इसका बेटा बना 1210 में जो है आराम शाह, उसको जो हटाकर इल्तुतमिश शासक बना, और उसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित की और वहां से शासन करने लगा। और इसने जो है से अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये जो है से और वास्तविक संस्थापक जो है दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को ही माना जाता है। 1210 से 1236 तक उसने शासन किया। तो ऑप्शन बी जो है इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर शासन के दौरान आरंभिक सुल्तान की प्रमुख समस्याओं पर विचार कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत पे जो शासन करने लगे जो प्रारंभिक सुल्तान थे, उनके जो है से क्या क्या समस्याएं आई उस दौरान जो शुरू में, तो उसके बारे में कहा गया है। पहला है तुर्क सरदार और गुलाम सुल्तान के प्रति विद्रोह करते रहते थे। तो यह कथन सही है कि तुर्क सुल्तान जो थे, सरदार और गुलाम जो थे वो सुल्तान के विरुद्ध जो है कहीं कहीं पर विद्रोह किया ही करते थे। तो ये कथन सही है। इस समय मध्य एशिया के मंगोल चंगेज खां के लगातार आक्रमण की एक बड़ी समस्या थी। तो ये भी कथन सही है कि इस समय जो है से चंगेज खान का जो है आक्रमण का खतरा बना हुआ था, और जो है से चंगेज खान जो है से पहुंच भी गया था यहाँ भारत की सीमा पर इल्तुतमिश के काल में। लेकिन जो है इसने जो है से मगरूबियनी को जो है से इसने ये संरक्षण इल्तुतमिश ने नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो वापस लौट गया था। तो ये जो है चंगेज खान का जो है समकालीन इल्तुतमिश था। तो ये भी बात सही है कि इसमें जो चंगेज खान के आक्रमण का जो है लगातार खतरा बना रहा था। दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। यहाँ पे जो है से कथन दिया हुआ है और कारण दिया गया है। तो कथन और कारण के बारे में देखते हैं। तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रीकृत रखा। तो ये कथन सही है कि बलबन ने जो है अपने शासन को जो है शक्तिशाली बनाया और वो सेंट्रलाइज शासन है। वो कहता था कि जो है से राजा जो है वो ईश्वर का परछाई होता है, और ईश्वर का जो है से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राजा होता है। और उसने ब्लड और आयरन की नीति, लौह और रक्त की रीति जो है उसने अपनाई थी बलबन ने। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। ये भी कथन सही है कि बलबन जो है सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। तो इसमें जो है से कारण जो है कथन का व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है ए का सही व्याख्या आर है।
नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन बनते ही उसके प्रारंभिक कार्य थे। तो 1290 में जो है से सलेब डायनेस्टी जो है गुलाम वंश के को जो है से जलालुद्दीन खिलजी ने जो है उसको ये करके उस पर कब्जा कर लिया, उसको हराकर अंतिम शासक को, और उसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो है 1296 में जो है इसका जो है भतीजा था और दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, जो है जलालुद्दीन खिलजी का जो है हत्या करके वो जो है खिलजी वंश का शासक बना। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने काफी विस्तार किया और काफी जो है से उसने नई नई स्कीम डिपार्टमेंट वगैरह स्थापना की, विभाग की स्थापना की। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है, सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत को अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये कथन सही है कि सुल्तान बनते ही जो है उसने अपने समृद्ध पूरे भारत में जो अपना अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था और सिकंदर सानी की उपाधि भी उसने धारण की थी। और वह चाहता था कि पूरे भारत में जो है से पूरे वो भी सिकंदर की तरह जो है से पूरा विश्व विजय करने की इच्छा रखता था। तो इसने संपूर्ण भारत में जो अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये कथन सही है। गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र द्वाब के धनी व्यक्तियों पर उसने भूमि कर बढ़ा दिया। तो ये भी कथन सही है कि भूमि कर को जो है द्वाब के क्षेत्र में, गंगा यमुना के क्षेत्र में बढ़ा दिया था, ये हाफ कर दिया था भूमि कर को, जो है 50% कर दिया था। ये भी कथन सही है। उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। तो उसने जो है भूमि की नाप भी करवाई थी और उसके आधार पर जो है नाप लगान को है निर्धारित किया था। तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। 1 2 3 तीनों कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन की विजय से संबंधित कथनों पर में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो देखते हैं कि कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो अलाउद्दीन ने रणथंबोर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर राजस्थान पर अधिकार किया। तो ये सही है कि अलाउद्दीन ने रणथंबोर और चित्तौड़ के किला को जीता, राजस्थान पर इसने अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण का उद्देश्य धन दौलत प्राप्त करना था। तो ये भी कथन सही है कि धन दौलत प्राप्त करना और अपना राज्य स्थापित करना था। तो ये दक्षिण के राज्य पर स्थापित ये जो है से देवगिरी वगैरह पे जो है से होयसल और देवगिरी वारंगल पे इसने हमला करवाया था, अपने जो है से इसने जो है आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने स्वयं दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व किया। तो ये कथन गलत है। इसने स्वयं नहीं बल्कि इसका जो गुलाम था मलिक काफूर, जिसको इसने 1000 दिनार में खरीदा था, उसको 1000 दिनारी भी कहते थे, उसने जो है इसका नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन की सेना ने दक्षिण भारत के सुदूर मैदूर नगर तक आक्रमण किया। तो ये भी कथन सही है कि सुदूर मैदूर नगर तक जो है इसने अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण किया था दक्षिण भारत में। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया। तो बाजार सुधार जो है वो किसने जो है से लागू किया है, मार्केट जो है, तो इसके ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका लागू किया था, बाजार सुधार जो है लागू किया। दीवान मुस्तखराज जो है डिपार्टमेंट भी इसने बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम बादशाह में से किसने एक मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है सबसे पहले किसने लागू किया, तो वो जो लागू किया वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो है ऑप्शन सी इसका आंसर है। बाजार नियंत्रण के तहत जो है उसने मूल्य नियंत्रण, सभी चीजों का जो दाम जो है बहुत सारी चीजों का फिक्स कर दिया, ताकि जो है से लोगों में ये ना आए, भुखमरी की स्थिति ना हो, और जो है से लोग आसानी से जो है से चीजें खरीद सके और रोजमर्रा की चीजें। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया। तो वो जो भारत आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। से इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है वो भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का काल कब से कब तक था, 1325 से 1351 तक जो है इसका काल था, और इसी के बीच में जो है इब्न बतूता भारत आया। और इसने जो है किताब भी लिखी थी अपनी, अल रहीला नाम से, जो रहीला नाम की किताब जो है से इसने इब्न बतूता ने लिखी थी, और इसको जो है से काजी भी, दिल्ली का काजी भी बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया गया है। तो पहला है कि तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की। तो ये कथन सही है कि हाफ कर दिया था दोआब के जो किसान पर है उनका जो है, लेकिन जैसे ही इसने जो है से कि कर को बढ़ाया, वृद्धि किया, तो उसी वक्त जो है अकाल आ गया और इसकी जो है ये जो है से इसका जो है ये स्कीम जो है वो फेल हो गया था और लोगों में जो है से भुखमरी की स्थिति हो गई थी। तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गए। तो ये कथन जो है गलत है। दौलताबाद से दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से दौलताबाद ले गए, देवगिरी ले गए, उसी का नाम दौलताबाद रख दिया। और बाद में जो है लेकिन वहां भी जो है से बाद में उसको वापस आना पड़ा, काफी जो है मजबूरी हो गई उसको, वहां कुछ ठीक से मिला नहीं खाने पीने का और उसको जो वापस आना पड़ा गया था।
तुगलक के काल में दक्षिण भारत में दो नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ, तो ये भी कथन सही है। तो बहमनी जो है और विजयनगर का जो जन्म तुगलक के काल में ही हुआ था, जो है से 1336 में जो है से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था, और 1347 में जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है हसन गंगू ने जो है से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसने जो है से बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये कथन सही है। तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के को बंद करा दिया। तो तुगलक के काल में जो है से तांबे और सांकेतिक सिक्के को जो है से बंद नहीं कराया बल्कि चालू किया था। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने जो है सांकेतिक टोकन करेंसी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था कि जो तांबे और पीतल के बदले जो है आप चांदी और सोने के सिक्के बदल के ले सकते हैं, और उस पर जो है सिक्के का मूल्य नहीं होगा, बल्कि जो आज के वक्त में जो रुपया का जो है कोई मूल्य नहीं है, कागज का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि उस पर जो साइन होता है, उस पर जो मोहर होता है आरबीआई का, उसका मूल्य है। तो उसे लेकिन इस पे जो इसको जो है इस पर नियंत्रण नहीं रहा, और बाजार में काफी नकली सिक्का आ गया, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है ये बढ़ गया था। ये क्या नाम है, मुद्रास्फीति जो है काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, तो इसको जो है इसको वापस लेना बाद में पड़ा था। तो ये कथन गलत है। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो ठीक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, स्टेटमेंट दिया गया है, कथन और कारक दिया गया है। तो पहला कथन हम देखते हैं क्या है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। तो ये कथन सही है कि मोहम्मद तुगलक की जो है टोकन करेंसी की योजना थी वो असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो अभी मैंने बताया इसी वजह से असफल सिद्ध हुई। तो ये कथन भी सही है कि उसका जो है उस पर नियंत्रण नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है ये योजना जो है वो असफल हो गई। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, तुगलक सुल्तान में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है। तुगलक काल में जो है कौन जो है कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है। तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1351 से जो है 1388 तक शासन किया, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है चचेरा भाई था, और इसने ही अपने चचेरे भाई के नाम पे जौनपुर की स्थापना की थी, और बहुत सारे शहरों का इसने स्थापना करवाया। इसमें जौनपुर भी एक शहर था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो जौना खां नाम था, तो इसने जो है इसकी स्थापना करवाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है कल्याणकारी सुल्तान था। इसको जो है सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किन नगरों को बसाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है किस नगर को जो है बसाया। तो फिरोजाबाद को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोजपुर को भी इसने बसाया, हिसार फिरोजा को भी बताया, जौनपुर को भी बसाया। तो आगरा को इसने नहीं, आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। 1 2 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 3। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ है उसके बारे में कौन सा कारक था उसका। तो तुर्क सरदार तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो तुर्क सरदार जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये कथन जो है वो सही है। ये भी एक पतन का कारण था। 1398 में जो है तैमूर ने जो है इस पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो है काफी कमजोर हो गया। तो ये कथन सही है। दिल्ली सल्तनत के कमजोर उत्तराधिकारी विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके। तो ये भी सही है कि उसका जो है बाद का उत्तराधिकारी जो था वो काफी कमजोर था, एबल नहीं था, और जिसकी वजह से जो है उसका जो भी जीता हुआ क्षेत्र था वो भी कमजोर हो गया, और धीरे धीरे जो बहुत सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य जो है स्थापित हो गया। और जो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में जो है, जैसे कि आपने देखा, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो इस तरह से जो है काफी कमजोर हो गया दिल्ली सल्तनत। इस समय अनेक स्थानीय प्रांत, राजा, रजवाड़े आदि स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। तो ये भी सही है कि इस समय जो है बहुत सारे जो है स्थानीय प्रांत शासन करने लगे थे। तो ये कथन सही है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोधी वंश का शासन आया। तो ये कथन गलत है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जो है लोधी वंश का शासन आया। दिल्ली सल्तनत जो माना जाता है वो माना जाता है आपको तुगलक काल तक, और इसके जो है पतन के बाद जो है वो सैयद वंश का शासन आया था 1414 में, और 1451 तक इसने शासन किया था। खिज़र खां जो है उसके संस्थापक थे। तो 1 और 2 3 जो है इसमें सही है। और तो इसका जो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य जो है वो है केवल 4, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की। तो सिकंदर लोधी ने जो है अपनी राजधानी जो है वो कहां ले गया, तो वो जो है से आगरा, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की, और सिकंदर लोधी का जो कार्यकाल था वो था आपको 1489 से जो है से 1517 तक था। उसके बाद जो है से सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी शासक बना लोधी वंश का। तो आगरा जो है वो अपनी राजधानी ले गया, और इस शहर की स्थापना इसी ने की थी।
नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिकंदर लोदी का जो प्रमुख कार्य देखते हैं क्या क्या है। उसने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये जो है इसने जो है पश्चिम बंगाल तक जो है गंगा की घाटी तक अपना अधिकार कर लिया था, ये कथन सही है। उसने वस्तुओं के मूल्य घटाए और मूल्यों पर नियंत्रण किया। तो उसने जो है वस्तुओं के मूल्य भी घटाए और मूल्य पर जो है उसने नियंत्रण भी रखा और जो है से काफी सुधार वगैरह भी किया सिकंदर लोदी ने। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसने जो है एक रचना भी इसकी है जो इसने सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है किस लोदी सुल्तान का अफगान सरकार ने स्वार्थिक विरोध किया। तो किस लोदी सुल्तान का जो है अफगान सरदार ने जो है स्वार्थिक विद्रोह किया था, तो वो किया आपको इब्राहिम लोदी का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी जो है से अफगानों को जो है से ये जो है से अपने हाथों में सारा चीज ले लिया और लोगों को जो है सही से ट्रीट नहीं करता था, जिसकी वजह से जो है इसका सबसे ज्यादा अफगानों ने विद्रोह किया था। और इसी ने इसके ही लोगों ने जो है आलम साहब लोदी वगैरह जो इसके चाचा वगैरह थे, इन्हें इसी ने है राणा सांगा वगैरह जो है से इसको जो है से बाबर को आमंत्रित किया था और वो तब जाकर जो है बाबर जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली संबंधित है। तो इक्ता प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है। तो किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने के अनुदान। तो ये कथन है कि इक्ता प्रणाली जो है इसी से संबंधित है कि भूमि भाग से लगान वसूलने का। इसको जो है से इल्तुतमिश ने जो है इसकी विस्तार की थी इक्ता प्रणाली की से और जो है से और सबसे ज्यादा जो है से खालसा भूमि जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में विकसित हो गया था। उसने जो भी इक्ता के तौर पर दी गई थी भूमि दान में दिया गया था वो वापस ले लिया था इसने। इसमें निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। तो मुकद्दम गांव का वंशानुगत मुखिया। तो ये सही है कि वंशानुगत मुखिया जो होता था उसको मुकद्दम कहते थे। मुशर्रिफ लगान वसूली और हिसाब किताब की देखरेख, उसको जो है मुशर्रिफ कहते थे जो लगान वसूल करता था और हिसाब किताब का देखरेख करता था। बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी जो है वो बख्शी कहलाता था, सेना का प्रमुख अधिकारी। काजी प्रमुख सलाहकार। तो ये गलत है, प्रमुख सलाहकार जो है काजी नहीं बल्कि काजी जो है वो मुख्य न्यायाधीश कहलाता था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में स्वतंत्र हुए राज्यों के संबंध में विचार कीजिए। तो सल्तनत काल में जो कौन कौन राज्य जो है से स्वतंत्र हुआ उसके बारे में जो है से देखेंगे कि कौन सा राज्य जो है स्वतंत्र हुआ। तो इस समय स्वतंत्र राज्यों में मालवा, गुजरात, कश्मीर, जौनपुर और बंगाल प्रमुख राज्य थे। तो ये कथन जो है वो सही है कि इस समय जो है स्वतंत्र राज्यों में मालवा, गुजरात और ये जो है कश्मीर, जौनपुर और वगैरह जो है स्वतंत्र हुआ था। जौनपुर इस समय हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो जौनपुर जो है वो हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेवाड़ शासक राणा कुंभा एक अच्छा कवि और संगीतकार था। तो मेवाड़ शासक जो राणा कुंभा जो था वो एक अच्छा कवि और संगीतकार था। तो ये भी कथन जो है सही है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। और इस समय जो है मालवा, गुजरात जैसे अहमदनगर, अहमद शाह ने गुजरात में जो है अहमदनगर की स्थापना की और शक्तिशाली राज्य बनाया। मांडू नगर भी जो है से जो है उसकी भी स्थापना हसन गंगू ने जो है उसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। कश्मीर में जैनुल आबदीन जो थे राजा, जिसको कश्मीर का अकबर कहा गया, उसने कश्मीर राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से जो बहुत सारे राज्य जो है स्वतंत्र हो गए थे। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सल्तनत काल के समय दक्षिण और सुदूर दक्षिण के दो प्रमुख राज्य बहमनी और विजयनगर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहमनी और विजयनगर के बारे में कथन दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कथन सही है कौन गलत है। तो बहमनी और विजयनगर सल्तनत से स्वतंत्र दो प्रमुख राज्य थे। तो बहमनी और विजयनगर जो है सल्तनत से स्वतंत्र दो प्रमुख राज्य थे। ये कथन सही है, अभी मैंने बताया इसके बारे में, बहमनी और विजयनगर के बारे में। बहमनी राज्य के संस्थापक हरियर बुक्का नामक दो भाई थे। तो ये गलत है, बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे वो अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू थे। हरियर और बुक्का जो है से विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। कृष्ण नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। तो ये कथन सही है, कृष्ण नदी का जो है संपूर्ण उत्तरी दक्कन जो है से ये जो है से बहमनी राज्य के अंतर्गत था। और जो है से रायचूर दुआब जो था इस दुआब के लिए जो है दोनों राज्यों में संघर्ष होता था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है रायचूर काफी उपजाऊ भूमि भाग था। तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच का भाग को जो है रायचूर दुआब था। तो ये कथन जो है से ऑप्शन 1 और 3 जो है इसमें सही है। तो केवल 1 और 3 जो है सही है।
अब देखते हैं नेक्स्ट है जनता का जीवन। पांचवा चैप्टर जो है वो है जनता का जीवन। उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है, कौन सा कथन सही है कौन गलत है। पहला है इस समय अधिकतर नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो ये सही है कि इस समय जो है अधिकतर नगर जो है वो व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र था। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जो है व्यापारिक व्यापार जो होता था एक केंद्र से दूसरी जगह। इस समय बंजारे व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। ये वो कथन भी सही है। बंजारे जो थे वो जो है व्यापार समुदाय व्यापारियों समुदाय से संबंध रखते थे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वस्तुओं को पहुंचाते थे। इब्ने बतूता ने अपने वर्णन में दिल्ली के इस समय का सबसे सुंदर नगर बताया है। तो इब्ने बतूता ने कहा है कि हमने बहुत सारा जगह घूमा लेकिन दिल्ली जो है वो सबसे सुंदर नगर था। अपनी किताब अल-रहीला में इसने बताया था। व्यापार हेतु चांदी का टंका का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। तो ये कथन सही है कि चांदी का टंका का जो है बहुत प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए। इल्तुतमिश ने इसको चलवाया था। चांदी का टंका और पीतल का जीतल जो है ये जो है से तांबे का जीतल जो है और इल्तुतमिश ने चलवाया था। और चांदी का जो टंका जो है उससे काफी व्यापार होता था। इसमें चारों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि सूफी संत में निम्न में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो सूफी संत जो थे वो किस तरह के आचरण जो है अपनाते थे। तो सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना का उपदेश दिया। तो ये कथन सही है कि सूफी जो है ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम साधना का उपदेश दिया और वो अपने जो है लोकल लैंग्वेज में है अपना उपदेश दिया करते थे। सूफी मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। तो सूफी जो है मनुष्य मात्र के आदर पर जो है ज्यादा बल देते थे कि एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे सहयोग करना चाहिए। ये कथन सही है। सूफियों को पीर हिंदुओं के गुरुओं का सम्मान था। तो सूफी जो है पीर हिंदुओं के गुरुओं का भी सम्मान करते थे और उन्होंने कहा सभी का सम्मान करना चाहिए। तो 1 2 3 तीनों कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूफी संप्रदाय, सूफी संत और निवास स्थान। कौन कहाँ से निवास रखते थे, किसका स्थान निवास स्थान जो है वो कहाँ है, तो उसके बारे में दिया गया है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो निवास स्थान है वो अजमेर राजस्थान में। बाबा फरीद का जो निवास स्थान था वो कहाँ था, तो वो था आपको अजोधन या पाटन, अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। ये जो है उनका शाह आलम बुखारी का जो है निवास स्थान कहाँ था, तो शाह आलम बुखारी का जो निवास स्थान था वो था आपको इसमें गुलबर्ग में। और गेसुदराज का जो था वो था गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे गलती हो गया। शाह आलम बुखारी का जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में, बाबा फरीद का जो है अजोधन या पाटन में, और उसके बाद जो है शाह आलम बुखारी का जो था वो था गुजरात में, और गेसूद राज को था वो था गुलबर्ग में था। गेसूद राज जो है सैयद मोहम्मद गेसूद राज जो है वो गुलबर्ग से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भक्ति के बारे में दिया गया, भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया। तो ये कथन सही है कि तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने जो है भक्ति आंदोलन का जो है से प्रारंभ किया। और अलवार जो है से वो शिव के मानने वाले थे और नयनार विष्णु को मानने वाले थे, और नयनार जो है वो शिव के मानने वाले संत थे। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राह्मण थे। तो ये कथन सही है कि अधिकांश लोग जो थे वो अब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, दूसरे जाति से संबंधित रखते थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया। तो ये भी सही है, धार्मिक कर्मकांड का जो है इन्होंने खंडन किया और इसी की वजह है कि भक्ति आंदोलन जो है काफी फला फूला और अपने जो है शब्दों में, अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो है उन्होंने बातों को अपनी रखी। तो ये चारों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न साधु संतों ने अलग अलग स्थानों से धर्मोपदेश दिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन जो है साधु संतों ने कहां कहां से जो है उपदेश दिया, तो वो देखने वाली बात है। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल सही है। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र, तो ये भी सही है, ज्ञानेश्वर तुकाराम वगैरह महाराष्ट्र से संबंधित थे। गुरु नानक पंजाब, तो ये कथन सही है, पंजाब से थे। कबीर बंगाल नहीं, कबीर बंगाल से नहीं बल्कि बनारस से जो है कबीर संबंधित है। तो 1 2 3 जो है वो सही सुमेलित। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किन दो भाषाओं के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है। तो किसको मिलाकर जो है उर्दू भाषा बनी है, किन भाषाओं को, तो हिंदी और फारसी, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा हिंदी। और भी बहुत सारे भाषाओं को जो है मिलाकर उर्दू भाषा बनी है। उर्दू का मतलब ही होता है लश्कर का मतलब होता है, उर्दू का मतलब होता है लश्कर, मतलब बहुत सारे लश्कर क्या होता है, ग्रुप जो होता है उसको लश्कर कहते हैं। तो एक दूसरे बहुत सारे इसको मिलाकर जो है उर्दू भाषा बनी है, इसलिए उर्दू जो है बहुत, इसका नाम उर्दू है। उर्दू का मान ही होता है लश्कर का। यहाँ पे जो है से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन जो है सही है। तो इसमें सही पूछा है कि कौन जो है से सही है। तो देखते हैं, कंबन, कंबन जो है तमिल भाषा के साहित्यकार और भाषा लेखनकार जो था कंबन तमिल, तो ये सही है, कंबन जो है तमिल साहित्यकार थे। अमीर खुसरो तेलुगु, तो ये सही नहीं है, अमीर खुसरो वह तेलुगु नहीं बल्कि फारसी वगैरह और खड़ी बोली के जो है प्रतिपादक थे अमीर खुसरो। विद्यापति मैथिली, तो ये कथन सही है, विद्यापति जो है मैथिली में लिखते थे। और ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही है, केवल और 1 और 3, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में वास्तुकला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो वास्तुकला के बारे में दिया गया है, देखते हैं क्या है आर्किटेक्चर के बारे में। इस समय तुर्क और अफगान शैलियों का सम्मिश्रण प्राचीन भारतीय शैलियों से हुआ। तो अफगान शैलियों का सम्मिश्रण जो है प्राचीन भारतीय शैलियों से हुआ था, तो ये सही है। इस समय वास्तुकला की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं नोकीले मेहराब और गुंबद थे। तो नोकीले मेहराब और गुंबद जो है सल्तनत काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इस काल में ऊंची सकरी मीनारों का भी निर्माण बहुतियात में हुआ। तो ऊंची सकरी निर्माण का ही निर्माण जो है बहुतियात में हुआ, जैसे कुतुब मीनार वगैरह। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। उसके बाद है नेक्स्ट कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन युग्म, इमारत दिया गया है और स्थान दिया गया है कि कौन इमारत जो है वो कहाँ है, तो उसके बारे में हमें विचार करना है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो ये कथन सही है, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद अहमदाबाद में नहीं है, ये जौनपुर में है, तो ये कथन गलत है। जहाज महल मांडू में है, तो ये सही है। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बीदर का मदरसा किस शैली का उदाहरण है। तो बीदर का जो मदरसा है वो किस शैली का उदाहरण है, तो वो है आपको फारसी शैली का उदाहरण। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बीदर का मदरसा जो है फारसी शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सुदूर दक्षिण के किस नगर का दुआते बारबरोसा, नुनेज तथा पेइस, डोमिंगो पाइस जैसे विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया है। तो किसने जो है से किस नगर का जो है इन लोगों ने वर्णन किया है, बारबोसा, नुनेज और पेइस ने किस नगर का, तो वो किया है हम्पी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और इसका जो है से इन लोगों ने वर्णन किया है कि ये काफी जो है से ये जो है से वो काफी अच्छा था, काफी इसके जो है से वैभव निर्माण वगैरह, इसके जो है से यहाँ जो है से भवन वगैरह के बारे में चर्चा किया है कि, तो ये कथन सही, हम्पी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हम्पी के बारे में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चित्रकला और संगीत के बारे में सल्तनत काल में कि कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन जो है वो गलत है। तो इस काल में कलाकार अपने आश्रय देने वाले राजाओं का चित्र बनाते थे। तो ये सही है कि जो इस काल में जो है जो भी आश्रय देते थे, राजाओं वगैरह जो है इनको आश्रय देते थे कलाकार को, उसका चित्र ये लोग बनाते थे, युद्ध का, महल का, उनके बारे में उनके, तो ये कथन सही है। इस समय प्रसिद्ध सितार, सारंगी और तबला वाद्य यंत्रों का पतन हुआ। तो ये कथन गलत है। इन यंत्रों का जो है सितार, सारंगी और तबला यंत्रों का पतन नहीं बल्कि इनकी जो है वृद्धि हुई और इसका जो है विकास हुआ। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए जो है केवल सही है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर है वो है मुगल और यूरोपियों का भारत में आगमन। तो मुगल और यूरोपियों के आगमन के बारे में तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से थे। तो बाबर को आमंत्रित किन लोगों ने किया था युद्ध के लिए, और पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो सैयद बंधु जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, तो बाबर को क्या इन लोगों ने आमंत्रित किया था, तो नहीं, ये नहीं किया था। लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा था, हाँ इन्होंने आमंत्रित किया था बाबर को। लोधी सरदार और राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर ने किस युद्ध में लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। तो वो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को हराया 1526 में, और 1527 में जो है से खानवा का युद्ध किया इन्होंने
इसके साथ राणा सांगा के साथ, और इसमें जो है से उसने राणा सांगा को पराजित किया था, और इसी में जो है से इसने जिहाद का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है, भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण था। तो बाबर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो कुशल व प्रशिक्षित घोड़सवार सेना। ये सही है कि घोड़सवार सेना जो है, इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी काफी थी और इसके सेना में जो है घोड़े घोड़े थे, और जिसकी वजह से वो जो है तेजी से जो है युद्ध में दौड़ सकते थे, और युद्ध में जो है काफी फुर्तीला होता है घोड़ा, और जिसकी वजह से वह एक ये भी कारण था जीत का। युद्ध में तोप खाने का प्रयोग। तो ये भी सही है कि पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग किया गया था, बाबर ने किया था। ये एक महत्वपूर्ण कारण है बाबर की जीत का। और उसके बाद जो है तुलगमा पद्धति की भी अपनाया था बाबर ने। असंगठित अफगान शक्ति। तो ये भी सही है कि असंगठित अफगान शक्ति थी, अफगानों में जो है से संगठन नहीं था, एक दूसरे में कॉपरेशन नहीं था, जिसका फायदा बाबर ने उठाया। तो ये तीनों कथन जो है सही है, और उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाबर के बारे में दिया गया है, देखते हैं। बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था। तो ये कथन गलत है। बाबर फारसी नहीं बल्कि तुर्की भाषा का एक अच्छा कवि था, और उसने जो है तुजुके बाबरी जो है तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था। तो ये कथन सही है कि बाबर पोलो खेलने में जो है रुचि रखता था। बाबर प्रकृति प्रेमी था। तो ये कथन भी सही है कि प्रकृति प्रेमी था, और वो बाग वगैरह बनवाया करता था। 2, 3 जो है इसका कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह हुमायूं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हुमायूं के बारे में दिया गया है। तो पहला है, प्रारंभ में हुमायूं को अफगान सरदार, गुजरात के शासक और पूर्वी भारत के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा। तो ये सही है कि प्रारंभ में जो है इसको अफगान सरदार, गुजरात के शासक से जो है से काफी जो है से इसको जो है से और जो है से ये क्या नाम है, शेरशाह सूरी से भी बाद में इसको संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद जैसे गुजरात का शासक था बहादुर शाह, ये जो है हमेशा इसका आक्रमण का डर लगा रहता था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर उसे देश से बाहर भागने पर विवश कर दिया था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोनों युद्ध, चौसा का और बिलग्राम का युद्ध जो है उसमें दोनों में हुमायूं को जो है उसने पराजित किया 1539 और 1540 में, और उसके बाद जो है हुमायूं को भागने पर विवश कर दिया था। अपने प्रवासन के दौरान अमरकोट में हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया। तो अपने प्रवासन के दौरान जो है अमरकोट के राजा के दरबार में जो है वहीं जो महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो वो था आपको फरीद। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फरीद जो है इसके बचपन का नाम था, और इसने जो है शेर को मार डाला था, जिसके बाद जो है इसको शेर खान की उपाधि इसकी पड़ गई थी। शेर खान इसका नाम पड़ गया था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो शेरशाह सूरी ने जो है क्या क्या सुधार किया? तो राजस्व सुधार, शेरशाह सूरी ने राजस्व सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी जो जिस तरह से उसने किया था उस तरह से शेरशाह सूरी ने भी एक राजस्व सुधार किया। प्रशासनिक सुधार ने भी शेरशाह सूरी ने किया। सैनिक सुधार, तो ये भी इसने किया। पट्टा जो है और ये जो है से दागने की प्रथा वगैरह जो है इसने भी शुरू की थी। करेंसी प्रणाली में सुधार, इसने करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया था, दाम सिक्का वगैरह चलाया था। तो चारों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेरशाह द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो शेरशाह ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी वो कौन कौन स्थानों को जोड़ती है? तो वो है पेशावर से कोलकाता। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पेशावर से कोलकाता जो है यह स्थान है। नेक्स्ट है, कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई। पहला कथन है, तो कालिंजर किले के घेरे के दौरान जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। वो जो है 1545 में जो है से बारूद फटने से जो है बारूद का ढेर फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। तो ये कथन गलत है। हुमायूं की मृत्यु जो है 1500 जो है से जब 55 में जो है इसने जीत लिया था, इसको क्या नाम है, दोबारा जो है शेरशाह के जो है से उत्तराधिकारी जो थे इस्लाम शाह उसको हराकर जो है उसने जो है से दोबारा जीता था इसको, क्या नाम है, दिल्ली को। और उसके बाद 1556 में जो है से लाइब्रेरी से जो है उतरते समय जो है इसका जो है मृत्यु गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, ऑप्शन ए सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो है इसमें सही है। अब आगे का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे 10वां क्वेश्चन जो है इसमें क्या है। तो 10वां क्वेश्चन है कि दक्षिण में बहमनी राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहमनी राज्य जो है
उनसे संबंधित बहमनी राज्य जो था उसके बारे में दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। 15वीं शताब्दी में बहमनी दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था। जो 15वीं शताब्दी में जो है बहमनी राज्य जो है वो दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था, तो ये सही है। बहमनी का प्रधानमंत्री महमूद गवा फारस का एक व्यापारी था, तो ये भी इस कथन जो सही है कि महमूद गवा जो था वो फारस का एक व्यापारी था और 1453 में जो है भारत आया और धीरे धीरे जो है वो बहमनी राज्य में काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया और आखिरी में जो है प्रधानमंत्री वो बन गया बहमनी राज्य में। महमूद गवा से विजयनगर शासकों ने गोवा छीन लिया, तो ये कथन गलत है। महमूद गवा से नहीं बल्कि महमूद गवा ने जो है विजयनगर शासकों से जो है वो गोवा को छीन लिया था। 1 और 2 जो है इसमें सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो इसमें केवल 1 और 2 जो है वो सही है। यहाँ पर है नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य से विभाजित 5 राज्यों से में असंगत है, तो इसमें बहमनी राज्य जो है से 5 राज्यों में विभाजित हो गया था और इसमें कौन जो है से असंगत है, कौन जो है से नहीं है, तो इसको जो है से इसमें बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर, तो इसमें जो है कोई जो है असंगत नहीं है, बल्कि जो है 4-5 राज्य जो है वो संगत है कि इसमें जो है से 5 राज्यों में जो है से विभाजित हो गया था बहमनी साम्राज्य। बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बिदर में जो है से ये विभाजित हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कृष्णदेव राय के बारे में दिया गया है। कृष्णदेव राय जो विजयनगर तुलुक वंश के शासक थे, 1509 ईस्वी में वो शासक बने और 1529 ईस्वी तक वो उन्होंने शासन किया, जिसका वर्णन जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की थी, तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की थी, ये कथन सही है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया था। तो राज्यों में सिंचाई व्यवस्था के लिए जो है कृष्णदेव राय ने नहरों और बांधों का निर्माण करवाया था, तो ये भी कथन सही है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में अमुक्तमाल्यदा नामक काव्य की रचना की थी। तो कृष्णदेव राय ने जो है संस्कृत भाषा में अमुक्तमाल्यदा नामक काव्य की रचना नहीं की थी, इन्होंने जो है तेलुगु भाषा में ये रचना की थी। तो और तेलुगु के कभी भी इसे 8 कवि जो है इनके दरबार में रहते थे। तो इसका जो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 जो सही है। मुक्तमाल्यदा जो है वो तेलुगु में उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है कि विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तो विजयनगर में जो है जो राज्य हुआ था उसमें से किन 3 राज्यों ने जो है से संगठन बनाकर जो है से आक्रमण किया था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में, जिसको टंगड़ी का युद्ध और राक्षसी का युद्ध भी कहते हैं, तो वो किन 3 राज्यों ने जो है से आपस में जो है संगठन बनाकर जो है से विजयनगर के खिलाफ युद्ध किया था। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जो है इन तीनों ने जो है से संगठन बनाकर जो है से और जो है से बरार को छोड़कर जो है से क्या नाम है आपको विदर भी जो है इसमें शामिल था, लेकिन बरार जो है इसमें शामिल नहीं था। तो इन लोगों ने संगठन बनाकर जो है विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया था तालीकोटा में 1565 में, इसमें जो है से विजयनगर पराजित हो गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है इसका सही है। नेक्स्ट है वास्को ड गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। तो वास्को ड गामा जो है समुद्र के रास्ते भारत कब पहुंचा, तो वो जो पहुंचा था वो पहुंचा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में जो है वास्को ड गामा जो है से भारत पहुंचा था। वो एक गुजराती नाविक था अब्दुल माजिद, उसी की सहायता से जो है वो भारत का जो है भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किया और वो जो है से भारत पहुंचा था और कालीकट पे जो पहुंचा और कालीकट पे जो है उस वक्त शासक था जमोरीन जो है राजा था और उसने जो है वास्को डी गामा का काफी स्वागत किया था। इससे पहले वास्को डी गामा से पहले भी एक पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोमियो डियाज, 1488 में जो है वो केप ऑफ गुड होप जो है वहां तक पहुंच पाया था। अफ्रीका का जो तट है केप ऑफ गुड होप वहां तक पहुंचा, लेकिन वो जो है आगे नहीं जा पाया था। तो 1498 में जो है वास्को डी गामा वो जो है भारत पहुंचा था समुद्री रास्ते के थ्रू। यहाँ पे दिया गया है विदेशी यात्री और संबंधित देश, कौन सा यात्री जो है किस देश से संबंधित है। तो इसमें से जो है चयन करना है कि कौन जो है किस देश से। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली से संबंधित था, तो ये कथन सही है। मार्को पोलो जो है वो इटली का यात्री था। वास्को ड गामा पुर्तगाली यात्री था, ये भी कथन सही है। और निकितन रूस का यात्री था, तो ये भी कथन सही है कि निकितन जो था वो रूस का यात्री था और वो जो है दक्षिण भारत वो आया था निकितन। तो तीनों जो है मिलन इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 जो सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3।
नेक्स्ट है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज जो की थी वो की थी आपको कोलंबस ने। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। 1492 जो है ये निकला था भारत की ही खोज में, लेकिन वो जो है से अमेरिका की तरफ चला गया और उसने अमेरिका की तरफ जो है समुद्री रास्ते का खोज इसने कर दिया था। और उसके बाद जो है से और उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया था वो उसे, लेकिन बाद में जो है से ये पता चला कि ये अमेरिका है। और 1497 में जो है अमेरिगो वेस्पुकी नामक जो है ये जो है से एक यात्री ने यात्रा किया और वो जो है से इसकी जो है कंफर्मेशन किया कि ये अमेरिका है, और उसी के नाम पे जो है अमेरिका भी पड़ा है नाम। नेक्स्ट है यूरोपीय नाविक अपनी यात्रा के दौरान दिशा सूचक हेतु किन यंत्रों का उपयोग करते थे? तो दिशा के लिए जो है किस यंत्र का जो है यूरोपीय यात्री उपयोग करते थे? तो वो करते थे क्वाद्रांत, चतुर्थास, वेद यंत्र और मॉरिनर्स कंपास, कुतुबनुमा। तो इन सारे चीजों का, कंपास वगैरह सबका उपयोग जो है वो यात्रा की ये दिशा के लिए करते थे, डायरेक्शन बताने के लिए इसका किया जाता था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा तीनों। अब है नेक्स्ट अकबर के बारे में, जो मुगल शासक जो है महान शासक अकबर, उसके बारे में जो है यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1514 वर्ष की उम्र में जो है अकबर जो है गद्दी पर बैठा था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और हेमू जो है से इसका जो है से सेनापति था एक तरह से, क्या नाम है, अफगानों का। और उसी से जो है अकबर का युद्ध हुआ था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण की थी, और अकबर का जो है संरक्षक था वो बैरम था, और उसने ही जो है भाग लिया था। 1556 में ये युद्ध हुआ था और इसमें जो है से अकबर जो है विजय हो गया था और हेमू की पराजय हो गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई में। नेक्स्ट, अकबर की राजपूत नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो है अकबर की राजपूत नीति क्या थी, तो उसके बारे में विचार करना है, देखना है। तो अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये कथन सही है कि सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो है अकबर ने राजपूतों से स्थापित किया था। कचवाहा राजपूत हरकाबाई जो है जो उनकी बेटी थी उससे जो है अकबर ने शादी किया, जोधाबाई के रूप में जिसको जाना जाता है, और उसी से जहांगीर जो है पैदा हुआ था। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पद पर नियुक्त किया। तो राजपूतों को जो है उसने उच्च पद पर नियुक्त किया, जैसे टोडरमल वगैरह जो है इसी के दरबार में थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, अकबर की विजय युद्ध अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर का जो विजय युद्ध अभियान हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन सही है, कौन गलत है? तो गुजरात विजय उत्तर भारत की विजय में सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ऑप्शन एक जो है वो सही है कि गुजरात का विजय जो है उत्तर भारत के विजय के में सबसे महत्वपूर्ण विजय था। अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया। तो अकबर ने यहाँ तक अपना क्षेत्र को फैला लिया था, अफगानिस्तान के कंधार तक, और मध्य भारत भी जीत लिया था। दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला। तो अहमदनगर राज्य के विरुद्ध जो है अकबर का अभियान 8 साल तक चला था दक्षिण भारत में, और उसके बाद जो है बाद में जो है उसको भी जीत लिया था। तो तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न युगमों में सुमेलित है। तो इसमें कौन जो है सुमेलित है? प्रशासनिक अधिकारी है, कार्य है। तो किस प्रशासनिक अधिकारी का क्या कार्य है तो वो देखना है। तो बख्शी सेना का प्रबंध, तो ये जो है वो सही है। बख्शी जो है सेना का प्रबंधक होता था, सेना का प्रमुख होता था। काजी प्रमुख न्यायाधीश, तो न्यायाधीश होता था चीफ जस्टिस, तो ये भी सही है। कोतवाल नगर प्रशासन की देखरेख, तो कोतवाल जो है वो नगर प्रशासन की देखरेख और अपराधी वगैरह को पकड़ने का काम जो है इसका था। तो तीनों जो है मिलान इसमें सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है तीनों सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? तो मुगल साम्राज्य जो इकाइयों में बटा हुआ था तो उसका सही क्रम क्या है? तो मुगल साम्राज्य बटा हुआ था पहले सूबा में, सूबा बटा हुआ था सरकार में, सरकार बटा हुआ था परगना में, परगना बटा हुआ था गांव में। तो ये जो है यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2020 में, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य कितने की इकाइयां जो है सबसे जो है छोटी इकाई में जो है वो सजाना था। तो पहले सूबा है, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना है, उसके बाद गाँव है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है अकबर काल में साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जो है ये दिया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो है रिलेटेड जो है अकबर काल में क्या था। तो भूमि का लगान और व्यापार कर धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। तो भूमि का लगान और व्यापार कर जो था वो धन प्राप्ति का प्रमुख साधन था। तो ये कथन जो है वो सही है। राजा टोडरमल ने लगान की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। तो ये भी कथन सही है। राजा टोडरमल ने जो है नई व्यवस्था को जन्म दिया था, कि उसको कहते थे आईन देहसाला या टोडरमल व्यवस्था भी कहते थे। इसमें क्या होता था कि 10 साल के लिए जो है वो 10 साल का एवरेज निकाला जाता था कि उसकी जगह पे किस तरह की फसल होती है और उसके हिसाब से जो है कर उस पर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। समुद्र पार व्यापार की मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। तो मुगल काल में जो है समुद्र पार व्यापार पे जो है काफी उन्नति हुई। तो तीनों कथन जो है सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार से संबंधित थे। तो अकबर के दरबार से संबंधित कौन थे। तो तानसेन थे, अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा, फैजी थे, तो फैजी भी जो है अकबर के दरबार से संबंधित है। तुलसीदास जो है अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे। अकबर के समकालीन जरूर थे, लेकिन अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, लेकिन ये जो है अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की है। तो 1, 2, 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला शैली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल चित्रकला के बारे में दिया गया कथन है, उसको देखते हैं। तो मुगल चित्रकला में लघु चित्रकला प्रमुख शैली थी। तो ये कथन सही है कि मुगल चित्रकला में जो है लघु चित्रकला जो है मिनिएचर जो है एक प्रमुख शैली थी। तो आर्ट फॉर्म था, ये एकदम सही है। ऑप्शन 1 जो है वो सही है। चित्रकला में प्रयोग होने वाले रंग भारतीय और चित्र शैली भारत और फारसी चित्रकला का सम्मिश्रण था। तो ये भी कथन सही है कि इसमें जो रंग प्रयोग होता था भारतीय रंग था, और जो चित्र शैली जो थी भारत और फारसी की चित्र शैली का मिश्रण था, मिक्सचर था। तो ऑप्शन दोनों जो है वो सही है। केवल तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है अकबर काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर के काल में जो है स्टेटमेंट दिया गया कि क्या क्या हुआ। भारत में अभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। अकबर काल के बारे में दिया गया है। तो भारत में जो है पुस्तकें हाथ से अभी लिखी जाती थी, ये सही है। उसमें प्रिंटिंग वगैरह नहीं होता था। इस समय कागज का प्रयोग होने लगा था। तो ये भी कथन सही है कि कागज का जो है प्रयोग होने लगा था, लेकिन जो है इसमें हाथ से ही लिखी जाती थी। चीन और यूरोप में जो है छापे खाने का कारखाने का ये हो गया था आविष्कार, लेकिन भारत में अभी हाथ से ही लिखा जाने लगा था, लिखाई जाता था। तो ये कथन दोनों कथन जो है सही। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इमारत दिया गया है और इसकी विशेषता है। तो कौन इमारत की क्या विशेषता है, तो इसमें देखते हैं। तो इबादत खाना धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श। तो ये सही है। इबादत खाना जो है वो धार्मिक सिद्धांतों पर जो है विचार विमर्श के लिए इबादत खाना था। और उसके बाद दीवाने आम अकबर का दरबार। तो ये नहीं है, दीवाने आम अकबर का दरबार नहीं था, बल्कि ये जो है लोगों से मिलने, जनता से मिलने के लिए जो है वो था दीवाने आम। इसमें जो है वो किसी भी व्यक्ति से मिल सकता था और उसकी समस्या वगैरह सुनता था। दीवाने खास, तो दीवाने खास जो है वो ये सामान्य प्रजा से मिलने का स्थान। तो ये भी गलत है। सामान्य प्रजा से मिलने का स्थान दीवाने आम था। ये जो है अकबर का राजमहल था दीवाने खास, और जहां वो अपने अधिकारियों और राज व्यवस्था पर विचार विमर्श करता था। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो इसमें केवल सही जो है वो है ऑप्शन 1। ऑप्शन ए जो है केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल वास्तुकला आर्किटेक्चर के बारे में है कि कौन सा कथन सही है, कौन कथन गलत है। तो मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता था। तो मुगल शैली का जो है बना हुआ जो मकबरा होता था, जैसे हुमायूं वगैरह का मकबरा है, उसमें भी देखिएगा तो पहले फाटक है और उसके बाद बाग होता था। तो ये कथन सही है। फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैल का उदाहरण है। तो फतेहपुर सिकरी का जो वास्तुकला है वो जो है सिर्फ भारतीय जो है शैली का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 2 जो है इसका गलत है कि सिर्फ भारतीय शैली का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये फारस और उसके बाद मध्य एशिया और भारत सभी शैलियों का मिलाकर जो है मिश्रण का उदाहरण है। फतेहपुर सिकरी का जो है क्या नाम है मकबरा वगैरह जो है फतेह सिकरी में जो इमारत वगैरह है। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो केवल 1 जो है इसमें सही, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा प्रचलित दीन इलाही से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर के द्वारा जो प्रचलित दीन इलाही था उसके बारे में देखते हैं।
तो यह सब धर्मों के सत्य पर आधारित था, इसमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश किया गया था। तो ये कथन सही है कि इसमें सभी धर्मों का जो है, जो भी अच्छे सिद्धांत थे, जो भी सिद्धांत वगैरह थे, उसको जो है इसमें शामिल किया गया था। अकबर कुछ सहयोगियों ने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया। तो अकबर के जो है कुछ सहयोगियों ने दीन इलाही को मानने से इनकार कर दिया था, और जो है सब हिंदू में जो है सबसे पहले बीरबल ने जो है इसको अपनाया था, और बाकी जो है बाकी सहयोगियों ने जो है मुसलमानों वगैरह भी है इसको मानने से उसने इनकार कर दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वैभव विलास का युग। वैभव विलास मतलब कि जो है से अय्याशी वगैरह उसका जो दौर आया, तो उसके बारे में है। देखते हैं 8वां चैप्टर है, निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। तो किसने जो है अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखा है, तो वो लिखा है जहांगीर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी भाषा में, तुजुके जहांगीरी लिखी है उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट है, किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। तो नूरजहां से जहांगीर ने जो है वो किस वर्ष विवाह किया, तो वो किया उन्होंने 1611 ईस्वी में विवाह किया। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जो है से वो क्या नाम है जहांगीर जो है शासक बना, और उसके बाद जो है 1611 में जो है नूरजहां से उसने विवाह किया। नूरजहां एक बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली जो है से महिला थी, और बाद में जो है जहांगीर के सिक्के में जो है जहांगीर के साथ साथ उसका भी फोटो जो है, उसका भी नाम जो है लिखा जाने लगा नूरजहां का। नूरजहां का जनता दरबार भी था, जो नूरजहां के माँ बाप और उसके मामू जो है उसमें शामिल थे, और इसका जो है शाहजहां जो था उसमें शामिल था जनता में, जो नूरजहां का जनता दल में। नेक्स्ट है कि जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया था। तो जहांगीर के समय जो है कौन सा क्षेत्र जो है मुगल से जीत लिया गया था, तो वो था कंधार। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है कि जहांगीर के समय जो है कंधार जो है मुगल से जीत लिया था, फारस के बादशाह ने इसको जीत लिया था। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में इनमें से कौन आया था, तो वो आया था सर टॉमस रो। टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था, और इससे पहले जो है 1608 में जो है विलियम हॉकिंस आया था से राजा का दूत बनके, इंग्लैंड के राजा का दूत बनकर, और उसी ने जो है से उसके बाद जो है व्यापार करने के लिए, और उसके बाद जहांगीर ने जो है विलियम हॉकिंस को ही जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और उसके बाद अंग्रेज ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में सूरत में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था, वो करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है। दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है। उसी ने दिल्ली आगरा से दिल्ली जो है राजधानी शाहजहांबाद शहर बसाया और वही राजधानी बना लिया था, और उसने जो है वहां लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद है कि शाहजहां से संबंधित निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है असत्य कथन कौन है, कौन जो है सही नहीं है। तो पहला है, इसे मध्य एशिया के बल्क और बदख्शां की अपनी सेनाएं भेजी। तो ये कथन सही है, इसने मध्य एशिया में जो है बल्क और बदख्शां में जो है अपनी सेनाएं को भेजा था। तो ये कथन सही है। कंधार थोड़े समय के लिए शाहजहां को पुण्य प्राप्त हो गया। तो ये भी कथन सही है कि कंधार जो है कुछ समय के लिए जो है ईरान के बादशाह से शाहजहां ने प्राप्त कर लिया था, जीत लिया था, लेकिन कुछ समय बाद जो है फिर से इसके हाथ से निकल गया था। शाहजहां ने असम में कामरूप पर विजय प्राप्त की। तो शाहजहां ने असम में जो है कामरूप पे विजय प्राप्त की थी। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, शाहजहां के समय हुगली बंदरगाह पर डचों का अधिकार था। तो ये कथन गलत है। शाहजहां के समय हुगली बंदरगाह पे जो है डचों का नहीं बल्कि जो है पुर्तगालियों का अधिकार था, और जहां से शाहजहां पुर्तगालियों के बीच संघर्ष भी हुआ था, और उसके बाद जो मुगल सेना ने जो है पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये असत्य कथन है इसमें। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया। तो किसको बनाया, अभी भी मैंने बताया था कि उसने जो है शाहजहां ने शाहजहांबाद को जो है अपनी राजधानी उसने बनाया था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुगल गद्दी पर कथन और कारण दिया हुआ है। औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो मुगल गद्दी पर जो है 1658 में जो है औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके जो है मुगल गद्दी पर हथिया लिया था, और ऐसे शाहजहां की मृत्यु जो है वो 1666 में हुई थी। तो मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो है शाहजहां के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। ज्येष्ठ पुत्र की उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया तो नहीं, लॉ प्राइमोजेनेचर जो है वो फॉलो नहीं किया गया था। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का जो है नियम को पालन नहीं किया गया था, बल्कि जो है शाहजहां और दारा सिकोह में जो है युद्ध हुआ था। दारा सिकोह जबकि बड़ा बेटा था और ज्येष्ठ पुत्र था, और औरंगजेब में, और औरंगजेब जो है उसमें विजय हुआ था धर्मत के युद्ध में, और उसके बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत उसके अंडर में आ गई थी, मुगल सत्ता था। ऑप्शन
ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है, कारण जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मराठा के उत्कर्ष के निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो मराठा के जो है उत्कर्ष में जो है कौन सा कारण सही है कि मराठा किस वजह से जो है उभर के आए और किस वजह से उसकी जो है से मराठा इतना शक्तिशाली हो गया, उसकी उन्नति हुई। तो भौगोलिक सुरक्षा, तो ये सही है कि भौगोलिक सुरक्षा थी। मराठा जो दक्षिण के क्षेत्र में था, पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो गोरिल्ला युद्ध जो है वो करते थे और उसमें काफी सक्षम थे। उच्च नेतृत्व शक्ति थी मराठा की। शिवाजी काफी नेतृत्व व्यक्ति थे और उसके बाद जो है पेशवा जब काल आया तब भी मराठा जो है एक अच्छे नेतृत्व शक्ति के हाथ में चला गया। राजनीतिक जागृति, तो राजनीतिक जागृति भी थी इसको जो है इसे क्या नाम है मराठा सेना को वो जानते थे कि किससे जो है किस वक्त लड़ना है और किस तरह से युद्ध करना है। तो ये जो है राजनीतिक जागृति थी। तो आर डी उपयुक्त सभी, तो सभी कथन जो है इसमें सही है। मराठा के उत्कर्ष का जो है सभी कारण मराठा का बनता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के दबाने के लिए भेजा था। तो बीजापुर का सुल्तान जो है शिवाजी को दबाने के लिए जो है कौन सा किसको भेजा था। तो वो जो भेजा था आपको अफजल खां को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि बीजापुर का जो शासक था उसने अफजल खां को 1659 में जो है उसने भेजा था तो शिवाजी को मारने के लिए। और जो है हुआ यूं कि शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी थी और इसी की जो है जब चापेकर बड़ोदर ने जो है से हत्या की थी अंग्रेजी अधिकारी का, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी इसके कंपेरिजन जो है उसका कर दिया था इससे क्या नाम है अफजल खां से, जिनकी वजह से जो है से शिवाजी और अफजल खां के से कंपेरिजन कर दिया था, जिसकी वजह से उनको जेल भी हो गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा अफजल खां। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की। तो किस मुगल सेनापति के साथ जो है शिवाजी ने संधि की थी। तो वो जो की थी उन्होंने वो की थी जय सिंह के साथ। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। शिवाजी के जो है जय सिंह के साथ जो है उसने संधि की थी, पुरंदर की संधि हुई थी। दोनों के बीच जो है पुरंदर की संधि उसको कहते हैं और इसी शिवाजी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है कि मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मराठा प्रशासन के बारे में जो स्टेटमेंट है देखते हैं। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। तो ये कथन सही है कि शिवाजी ने अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी राज्य के प्रशासन के लिए और वो इससे सलाह लेते थे, लेकिन सारी जो है अपना डिसीजन जो आखिरी में वो शिवाजी का ही होता था। चौथ और सर्द देशमुखी मराठा राज्य के बाहर लगने वाली वसूल की दो प्रमुख साधन थी। तो ये भी कथन सही है कि चौथ और सर्द देशमुखी जो है मराठा वसूल करते थे टैक्स के तौर पे। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो किस सिख गुरु को जो है औरंगजेब जो है इसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। तो वो जो है गुरु तेग बहादुर, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1675 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने इसको गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था और जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे उनको जो है से फांसी दिया था जहांगीर ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किस सिख गुरु ने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो वो किया था आपको गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार में हुआ था, पटना शहर में। और इन्हीं ने जो है से खालसा पंथ की स्थापना 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी गुरु तेग बहादुर ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल शहजादे ने उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था। तो किस मुगल शहजादे ने जो है उपनिषद को जो है फारसी में अनुवाद ट्रांसलेट किया था। तो ये किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 1657 ईस्वी में जो है इसने जो है फारसी को अंग्रेजी में ये जो है उपनिषद को जो है फारसी में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापार की स्थिति में संबंधित निम्न कथनों में असंगत है। तो कौन जो है असंगत है, कौन गलत है। 17वीं शताब्दी में जो व्यापार करते थे तो यूरोपीय लोग उसके बारे में। तो इस समय फारस, चीन, पूर्वी अफ्रीका, रूस और पश्चिमी यूरोप से भारत का व्यापार होता था। तो ये सही है कि इन सभी जगहों से भारत का व्यापार होता था। व्यापार विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों के हाथों में था। तो ये भी सही है कि विशेष रूप से जो है ये हिंदू व्यापारी जो है ज्यादातर व्यापारी करते थे। इस समय भारत में दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत
और मछलीपट्टनम व्यापार के बड़े केंद्र थे। तो ये भी सही है कि व्यापार का ये जो है एक बहुत बड़ा केंद्र था। दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत वगैरह जो था ये एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अभी तक अंग्रेज को भारतीय व्यापार से कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये कथन जो गलत है। अंग्रेज का जो है भारतीय व्यापार से 1600 से ही संबंध स्थापित हो गया था। 1608 में जो है जो विलियम हॉकिंस भारत आया था। 1600 में अंग्रेजी कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे। तो इनमें से कौन जो है वो जहांगीर चित्रकार थे। तो बिशन दास ये जहांगीर चित्रकार थे। मुराद ये भी जहांगीर चित्रकार थे। मंसूर ये भी जहांगीर चित्रकार थे। अब बहजाद ये भी जहांगीर चित्रकार थे। तो 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। चारों जो है जहांगीर काल के चित्रकार थे। नेक्स्ट है, मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल आर्किटेक्चर से दिया हुआ जो है स्टेटमेंट है, देखते हैं। शाहजहां के काल में वास्तुकला का पर्याप्त विकास हुआ। तो ये सही है कि शाहजहां के काल में वास्तुकला और जहांगीर के काल में चित्रकला जो है अपने चरम बिंदु पर था। औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनति आरंभ हो गई थी। तो औरंगजेब के काल में जो है मुगल वास्तुकला की अवनति आरंभ हो गई थी। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही है। तो दोनों जो है सही है। औरंगजेब के काल में जितने भी आर्किटेक्चर हुए हैं वो जो है नकल है। बाकी जो है आर्किटेक्चर वगैरह जो हुआ था उसका, जैसे कि राबिया दुर्रानी जो औरंगजेब की बीवी थी उसका जो मकबरा है औरंगाबाद में, तो वो भी जो है ताजमहल का नकल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन है। तो असत्य कौन है, कौन जो है गलत है, तो देखते हैं। तो संगीत की हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली मुगल काल में खूब लोकप्रिय हुई। तो ये सही है कि हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली जो है मुगल काल में काफी लोकप्रिय हुई थी। ख्याल और ठुमरी संगीत शैली मुगल दरबार में विकसित हुई। तो ख्याल और ठुमरी संगीत शैली जो है वो मुगल दरबार में विकसित हुई। तो ये सही है। इस समय कर्नाटक संगीत की शैली प्रायद्वीप और दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध थी। तो ये भी सही है कि कर्नाटक संगीत की जो शैली है प्रायद्वीप और दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी तक दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के प्रमुख केंद्र नहीं था। तो ये कथन गलत है कि 18वीं शताब्दी तक जो है दिल्ली और लखनऊ जो है उर्दू काव्य का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन डी जो है इसमें गलत हो जाएगा। तो पूछा असत्य कौन है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। यहाँ पर जो है निम्न जो है दिया गया, कवि दिया गया है और उसकी रचनाएं दी गई है। तो कौन सा रचना जो है से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। कौन जो है से सुमेलित नहीं है इसमें पूछा गया है। तो सूरदास, सूरसागर ये सही है। रसखान, कृष्ण लीला, तो रसखान की जो है कृष्ण लीला नहीं थी बल्कि प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना थी। उसके बाद है बिहारी। तो बिहारी जो है वो भी जो है बिहारी जो है इसकी रचना नहीं थी। बिहारी सतसई की ही रचना थी। तो ये भी जो है वो सही है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है रसखान वाला जो है सुमेलित नहीं है। बिहारी जो है वह सतसई की रचना थी। रसखान जो है इसकी रचना नहीं थी। कृष्ण लीला की रचना रसखान नहीं थी बल्कि प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है पूछा इसमें, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है केवल 2 जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में जो है चैप्टर है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल सत्ता जो है उसके पुत्र जो है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने जो है मुगल सत्ता संभाली। इसे जो है बहादुर शाह जो है, इसको बहादुर शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो है मृत्यु हो गई थी 1712 में। उसके बाद जहांदार शाह जो है ये बना था, शासक बना था। इसकी भी हत्या जो है इसके भतीजे फारूक शाह ने कर दी थी 1713 में। और उसके बाद जो फारूक शाह जो है बना था सैयद बंधुओं की मदद से जो है वो गद्दी पे बैठा। और 1717 में जो उसकी भी जो हत्या सैयद ब्रदर ने कर दी थी, जो है फारूक शाह की हत्या। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में हुआ था। मराठा और जो है सदाशिव राव नेतृत्व कर रहे थे मराठा का, और अफगान का जो है ये था, अफगान के जो सेना जो था वो था अहमद शाह अब्दाली जो है उसके जो है उसको लीड कर रहे थे, और उसने जो है हमला किया था। और उसके बाद जो है इस युद्ध में जो है मराठा की बुरी तरह हार हुई थी। तो पानीपत की तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है।
विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ईरान का बादशाह था, तो ये भी कथन सही है कि ईरान का जो बादशाह था नादिर शाह था, वो 1739 में जो है उसने जो है हमला किया था दिल्ली पर, और दिल्ली में काफी लूटपाट मचाया था। और उस वक्त जो है मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह, और जो है उसने शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर और हीरा को जो है वो भारत से ले गया था। नेक्स्ट है यूरोपीय व्यापारियों के उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में अपना क्षेत्र विस्तार में मिली सफलता के कारण से संबंधित था। तो यूरोपीय व्यापारियों को जो है अपने क्षेत्र में जो है विस्तार करने में सफलता क्यों मिली मुगल साम्राज्य, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के टाइम में, तो उसका जो है क्यों मिला, उसका कारण क्या हो सकता है। इस समय भारत में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, तो ये सही है। इस समय जो है भारत में कई स्वतंत्र राज्य जो है वो स्थापित हो गए थे, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, ये जो है से राज्य जो है स्थापित हो गया था। 1724 में अवध में जो है से हैदराबाद स्थापित हो गया था मोहम्मद शाह के काल में। यूरोपीय समुद्री लड़ाई में मुगल सेना से बेहतर थे, तो ये भी सही है कि इसकी जो नेवी है यूरोपियों की वो मुगल सेना से ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से जो है वो अपने विस्तार करने में काफी सफल हुए थे। दोनों कथन जो है वो सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है मुगल काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो सबसे पहले जो है व्यापार किसने स्थापित किया भारत से, तो वो था पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा पुर्तगाली, वास्को डी गामा 1498 में। नेक्स्ट है कि यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूरोपीय कंपनी के बारे में जो है स्टेटमेंट है उसके बारे में दिया गया है, कौन सही है कौन गलत है देखते हैं। तो डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत भेजा, तो ये सही है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डेनमार्क ने बनाकर जो है इसे भारत भेजा था, तो ये सही है। 1615 में भारत आई थी। उसके बाद हॉलैंड की कंपनी ने जावा और सुमात्रा पर अपना केंद्र स्थापित किया, तो हॉलैंड की कंपनी जो है उसने जावा और सुमात्रा पे जो है अपना केंद्र स्थापित किया था इंडोनेशिया के क्षेत्र में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड हॉलैंड की कंपनी का नाम था, और डच जो है वो 1595 में जो है वो भारत पहले सबसे पहले आया था, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, और 1602 में जो है वो भारत पहुंचा था कंपनी। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है नेदरलैंड हॉलैंड की कंपनी का नाम था, तो ये भी कथन जो है वो सही था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई जो है वो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो चार्ल्स द्वितीय और जो है कैथरीन बर्गेंजा की शादी हुई थी, पुर्तगाली राजकुमारी थी, और पुर्तगालियों ने दहेज में जो है बॉम्बे को 1661 में ये शादी हुई थी, और दहेज में जो है बॉम्बे को दे दिया था जो क्राउन को, और क्राउन ने जो है इसको 1668 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक टैक्स के पे जो है किराए पे जो है बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्राउन ने दे दिया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौंडीचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था, तो पुडुचेरी में जो है अभी का पुडुचेरी उसमें से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था, तो वो था फ्रांस। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1664 में, लुई 14 के काल में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और जो है 1668 में जो है सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री इसने स्थापित की थी, और ये इस पुडुचेरी पे जो है इसी का अधिकार था, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां है क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल साम्राज्य जो है पतन का कारण क्या था उसके बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे, तो ये सही है कि औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, जो है जिसके बाद जो है जो इतना बड़ा क्षेत्र को संभाल नहीं सके। इस समय बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहा था, तो ये भी सही है कि बुंदेलखंड, रुहेलखंड वगैरह जो है इस समय विद्रोह कर रहा था। सिख वगैरह का भी विद्रोह था, बंदा बहादुर वगैरह जो था उसने विद्रोह शुरू कर दिया था, तो ये सही है। मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का विलासितापूर्ण जीवन जो है ये भी एक कारण है कि जो विलासितापूर्ण जीवन जो है पतन का एक अन्य कारण है, और जो है से वो जो है से भूमि जो भी कर वगैरह प्राप्त करते थे और जो भी धन वगैरह था उसको अपने अय्याशियों वगैरह में लुटा देते थे, तो ये तीनों कारण जो है वो सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों सही है। तो दोस्तों ये जो है से ओल्ड एनसीईआरटी जो है मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो है वो 8th क्लास की एनसीईआरटी मैं शुरू करूंगा, तो हिस्ट्री और साइंस दोनों जो है वो साथ साथ होगा। उसके बाद जो है से फिर मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री और साइंस जो है टोटल एनसीईआरटी, तो उसके बाद मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी भी आपको एनसीईआरटी से करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।